everyone, my name is Prembada and welcome to World Student Scope. आज के सेशन में we are going to do the second half of the chapter, that is nutrition and plant of class 7th chapter 1. So let us now begin. Previous chapter में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था? Previous chapter में या previous हमने जो इसका topic हमने पढ़ा था, cover किया था first half of the chapter. In that we have studied about the photosynthesis and photosynthesis के reactions के बारे में हमने पढ़ा था. We studied about the raw materials which were used in the process of photosynthesis, and we also talked about the two types of nutrition, that is autotrophic nutrition and the heterotrophic nutrition. All right, so let us now start with the second half of the chapter. So let us now see that leaves which are not green also have chlorophyll in them. अभी तक तो हमने बात की है बेटा photosynthesis किस में होता है, green leaves में होता है, and green leaves में होने का मतलब है उसमें chlorophyll present होता है. बट कई ऐसे भी लीव्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. यस, एंड इसका मतलब कि वो उनका डिफरेंट कलर आ जाता है. जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वो क्या दिखाएगा आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दिखाएंगे. लेकिन द लीव्स इन विच क्लोरोफिल आर प्रेजेंट दे विल शो यू द ग्रीन कलर. ऑलराइट, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. इसका मतलब क्या है कि और भी तरीके के जो कलर्स अपीयर करते हैं प्लांट्स में, लेकिन जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लीव्स जो होते हैं वो रेड कलर के भी होते हैं, कुछ लीव्स जो होते हैं वो आपके ब्राउन कलर के भी होते हैं. यस, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, यस. सो सम लीव्स हैव रेड कलर, ब्राउन कलर एंड अदर पिगमेंट्स. लेकिन ये अपीयर कैसे करते हैं? क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर पिगमेंट है, उसको अपीयर नहीं होने देते. इट मीन्स कि these pigments, these colored pigments, they mask the green color of the leaves, and hence you see different types of leaves instead of green colored leaves. All right, so photosynthesis takes place in these leaves, but क्योंकि ये पूरे के पूरे वैसे नहीं होते, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. इट्स जस्ट दैट इट हैज बीन मास्क्ड. इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एब्सेंट हो गया. इट मीन्स इट हैज क्लोरोफिल बट इट इज नॉट शोइंग इटसेल्फ दैट मच. So it means कि photosynthesis का जो पार्ट होएगा that will be shown here, वो यहाँ पे शो करेगा ही करेगा बेटा. ठीक है, सो अब आप ये इमेज देख लो बेटा. लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स दिख रहा है इसमें. देखो आपको डिफरेंट पिगमेंट्स भी दिख रहे हैं. लीव्स में आपको डिफरेंट पिगमेंट्स भी दिख रहे हैं. समवेयर यू कैन सी सम येलोइश कलर, थोड़े आपको ब्राउन पिगमेंट्स भी नजर आ रहे हैं. समवेयर यू कैन सी पिंक एंड रेड पैचेस ऑल्सो. बट इसमें आपको देख रहे हो कि कंप्लीटली वो कलर डोमिनेटिंग नहीं है. इसमें आपको समवेयर कुछ पार्ट्स में ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस लीव ऑल्सो, दिस लीव ऑल्सो, दिस लीव के देखो यहाँ पे एजेस पे भी नजर आ रहा है. दिस लीव ऑल्सो हैज इट, दिस लीव ऑल्सो हैज इट. तो इट मीन्स कि कंप्लीट भी नहीं है कि बिल्कुल ही रेड हो गया है, ब्राउन हो गया है, एंड कंप्लीटली ग्रीन भी नहीं है. बट क्योंकि पैचेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स कि इन लीव्स में पैचेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. दैट इज वाई यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है. यस, ऑलराइट. सो अभी तक तो बेटा हमने बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में बात की थी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन कलर्ड लीव्स में होते हैं. अब हम थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस भी देख रहे हैं और कुछ ऐसे टाइप्स भी देखेंगे कि अगर बाय चांस क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं भी है तो कैसे न्यूट्रिशन में होता है. ऑलराइट, सो लेट अस सी. अच्छा, आपने कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखे होंगे बेटा जो आपको वेट एरियाज में नजर आते हैं, जैसे जहां पे बहुत ज्यादा पानी है. क्या आपने देखा होगा ट्यूबवेल का एरिया देखा होगा, अपने गांव में देखा होगा, विलेजेस में. यस, एंड द एरियाज वेयर देयर आर हैंडपंप्स, वहां पे भी आपने कुछ ऐसे एरियाज देखे होंगे, ग्राउंड देखा होगा, जहां पे आपको ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं. थोड़े स्लाइमी होते हैं, है ना, स्लाइमी होते हैं. तो स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर, either you will find these kind of organisms in the ponds. और स्टेगनेंट का मतलब जहां पे पानी रुका हुआ होता है, the water is not flowing there. Now these slimy green patches in the ponds or the stagnant water bodies are generally formed by growth of organisms called as algae. तो उन पैचेस, जो ग्रीन पैचेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज algae. अब ये देखो इमेज देखो, ये आपको दिख रहा है बेटा पॉन्ड का डायग्राम है. इसमें आपको ये दिख रहे हैं स्टोन्स, या स्टोन्स नहीं, रॉक्स. रॉक्स के ऊपर आपको ग्रीन कलर के बहुत सारे पैचेस दिख रहे हैं. तो ये जो ग्रीन कलर्ड पैचेस हैं बेटा, ये हैं एल्गी. ये जनरली आपको वेट एरियाज में ही नजर आते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी. ये भी ग्रीन कलर के हैं. अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट, सो दे कंटेन क्लोरोफिल which gives them green color,
एंड क्लोरोफिल आपको पता ही है कि क्लोरोफिल किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो एल्गी कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये हमने ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल में भी किया था अगर आपको याद हो तो। यस, तो स्लाइमी ग्रीन कलर्ड आपको समझ में आ गया बेटा, ये हो गया एल्गी। एल्गी कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने ये देख लिया बेटा फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे लिख देती हूं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा था? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स वर प्रोड्यूस्ड, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारे पास जो टॉपिक आ गया वो ये आ गया कि कोई और सब्सटेंसेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन दी प्लांट्स और थ्रू दी प्लांट्स। सो प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स हमें समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे ये एलिमेंट्स कहां से आए? कार्बन तो बेटा देखो सीधी सीधी बात है, कार्बन आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन आ गया है वाटर से, एंड ऑक्सीजन तो रिलीज ही हो रहा है बेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? तो इन सबके मिक्सचर से क्या बन गया बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि किन किन एलिमेंट्स का बना है कार्बोहाइड्रेट्स, तो यू सिंपली राइट डाउन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस इमेज में भी बेटा आपको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ let us see that these are also used to synthesize components of food such as proteins and fats. Not only it helps in the production of carbohydrates that as we have discussed, but it also helps in the production of proteins and fats as well. अब बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहां से बनते हैं? प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस दैट कंटेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो कुछ डिफरेंट ही आ गया। अभी तक तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन कहां से आ गया? और नाइट्रोजन चलो आ भी गया, तो ये नाइट्रोजन आ कैसे रहा है प्लांट में? नाइट्रोजन कैसे आ रहा है प्लांट में? इट मीन्स कि समवेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, जो इट हैज नाइट्रोजन। बट क्योंकि हमने देख लिया कि बेटा देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसेस which will further use those raw materials, तो यहां पे भी जो प्लांट है उनके लिए भी हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं जिससे वो नाइट्रोजन यूज करते हैं। ऑल राइट, सो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसे आता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजन की। तो बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजन की, कि हाउ नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। ऑल राइट, so nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा? गैशियस फॉर्म में। इट मींस कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, बट हियर प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, hence certain bacteria in this soil they help convert this nitrogen in usable form. बट नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एज इट इज यूज नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, वंस इट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा इट इज यूज डायरेक्टली, बट नॉट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते हो। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू यूजेबल फॉर्म देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज विच हेल्प इन इट्स कन्वर्जन, एंड जब वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन ओनली नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द प्लांट्स। ऑलराइट, ओके, सो दीज आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। इसका मतलब क्या है बेटा? प्लांट, अच्छा देखो यहां पे तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है, बट ये हमने देख लिया कि दीज आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। तो ये सॉइल में कैसे आता है? तो बेटा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना एयर में, ये सॉइल में एंटर करता है थ्रू नाइट्रोजन साइकिल। कैसे आता है? नाइट्रोजन साइकिल से। समझ में आ गया आपको? नाइट्रोजन साइकिल से इट एंटर्स इन दी सॉइल, एंड सॉइल में एंटर करने के बाद आपको पता है कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं? दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म।
तो यूजेबल फॉर्म आपको ये नजर आ रहा है बेटा, अमोनिया है, नाइट्रेट है, इसमें आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, N जो है वो नाइट्रोजन बताता है बेटा, N क्या है, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन। तो या तो अमोनियम बनाता है या तो नाइट्रेट बनाता है, यूजेबल फॉर्म। एंड ये एज अ मिनरल के फॉर्म में इट इज एब्सॉर्ब्ड अलोंग विद द वाटर इन दी प्लांट्स। समझ में आ गया? ओके, सो प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, एंड जब ये यूजेबल फॉर्म में आ गया नाइट्रोजन, उसके बाद ये क्या बनाएगा बेटा, देन इट विल फॉर्म प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। समझ आ गया सभी को? तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर हो गया फोटोसिंथेसिस से, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स बन गए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बेटा हम अपने अगले टॉपिक की, दैट इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में और किस तरीके से न्यूट्रिशन हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में क्या न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसके अलावा और क्या क्या न्यूट्रिशन के मोड्स हैं वो हम देखेंगे। लेट अस सी, सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अच्छा देखो, 3 टाइप के प्लांट्स हमने अभी तक देख लिए हैं, या तो उनके अंदर पूरा ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब लीव्स हैव ऑल ओवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड कुछ हमने देखे कि कुछ क्लोरोफिल पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। एंड कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, द क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट ओनली इन देम, बट फिर तो वो अपने हिसाब से बेटा खाना सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल का ना होना इट मींस दे विल नॉट कैप्चर सनलाइट, एंड सनलाइट ना कैप्चर करने का मतलब दे विल नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बट हाउ विल दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन? फिर उनका न्यूट्रिशन कहां से आता है? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही है, वो भी देख लेते हैं कैसे सर्वाइव करेंगे। सो लेट अस सी नाउ, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, they cannot prepare their own food, hence they depend on food produced by other plants. Same, अब देख लो कि जैसे जो प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है तो वो भी हमारी तरह ही बन गए, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इट मीन्स कि वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि वो अपना खाना तो प्रिपेयर कर नहीं सकते। रीजन बीइंग क्लोरोफिल ना होना, चाहे वो प्लांट है, बट अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ये बात क्लियर है सभी को? सो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, सो दे विल डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। दे यूज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स कौन सा मोड यूज करेंगे बेटा? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो वो भी देख लेते हैं बेटा, लेट अस नाउ सी हाउ। सो यस, अब ये प्लांट देखो पहले, दिस प्लांट इज नोन एज कसकटा और अमरबेल। ठीक है, आपको एक ट्री नजर आ रहा है, यू कैन सी अ बिग ट्री एंड यू कैन फाइंड अ वेरी स्मॉल थिन थ्रेडेड प्लांट्स विच इज सराउंडेड ऑल ओवर द ट्री। ये पूरे ही ट्री पे आपको कोई एक और जो थ्रेडेड छोटे छोटे पतली डंडियों वाला आपको एक प्लांट नजर आ रहा होगा जो पूरे ट्री को कवर कर रहा है। उसका नाम क्या है बेटा? कसकटा है, जिसको अमरबेल बोलते हैं हिंदी में। एंड ये क्या है? ऑन होस्ट प्लांट। ये वर्ड याद रखो बेटा, होस्ट प्लांट। इसमें होस्ट कौन होते हैं? चलो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट। होस्ट कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को अपने घर इन्वाइट किया, ठीक है, एंड मैंने अगर किसी को इन्वाइट किया तो मैं कौन हुई बेटा? आई विल बी द होस्ट एंड आई विल गिव दैट पर्सन, गिव दैट जो भी मैंने जिसको इन्वाइट किया है, जो भी हमारे घर आए हुए हैं मेहमान, उनको आई विल ऑफर सम फूड, टी, जूसेस। ऑलराइट, तो आई एम प्रोवाइडिंग फूड टू जो भी हमारे घर मेहमान आए हैं। यस, तो आई विल बी द होस्ट। सेम विद द केस ऑफ दिस प्लांट, यहां पे ट्री होस्ट है। इट मीन्स कि ट्री इज प्रोवाइडिंग दिस कसकटा अमरबेल व्हाट? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, फूड। फूड इज प्रोवाइडेड बाय द ट्री टू द कसकटा। ये समझ में आ गया? तो ये बेटा हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया है कसकटा का, विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल बट इट डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर इट्स फूड। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, फर्स्ट थिंग, दैट इज वाई इट इज डिपेंडेंट, क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल तो है ही नहीं।
सो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स। तो ये क्लाइम कर रहा है ना बेटा, कसकटा इज क्लाइंबिंग ऑन दिस ट्री एंड देन गेटिंग फूड फ्रॉम द ट्री। समझ में आ गया सबको? सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूं कि जिस प्लांट के ऊपर क्लाइम करेगा वो उसका होस्ट हो जाएगा। एंड कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। इस वजह से कसकटा को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? तो पैरासाइट बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो कसकटा क्या है? ऐसा तो है नहीं ना खाना लेके फिर ये घर चला गया। नो, कसकटा इज स्टेइंग हियर ऑन द ट्री। ट्री पे ही रहेगा वो, ट्री पे ही वहीं पे सोएगा, खाएगा, पिएगा, सब इसी ट्री पे ही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं पैरासाइट, जो वहीं पे रहते ही हैं, होस्ट पे ही रहते हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। दैट इज व्हाई कसकटा इज कॉल्ड एज द पैरासाइट। तो ये हमने देख लिया बेटा, पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया है ऐसे प्लांट का जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अच्छा, उसके अलावा बेटा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जो क्या दूसरे एनिमल को खाते हैं। अब सोचो, इमेजिन करो कि प्लांट्स किसी एनिमल को खा रहे हैं। अगर हम जनरली सोचें और देखें तो हमें ऐसा लगता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सो दे आर आस्किंग, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है? सो देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को। ऑब्वियसली बेटा वो बड़े एनिमल्स नहीं खा सकते, दे कैन नॉट ईट रैबिट, गोट। यस, वो छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो क्या होता है बेटा, ये देखो ये प्लांट है, इस प्लांट का नाम क्या है? पिचर प्लांट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिचर प्लांट। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीफ है वो पिचर जैसे मॉडिफाइड है। ये लीफ है, देखो ये लीफ है, एंड लीफ के एंड पे देखो, एंड पे आपको पिचर जैसा दिख रहा है आपको शेप, ये वाला। तो पिचर लाइक मॉडिफिकेशन होने की वजह से इस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट। एंड ये जो पिचर है, ये देखो एक एनलार्ज्ड आपको दिखाया हुआ है। तो इस पिचर प्लांट के ऊपर आपको एक लिड नजर आ रही होगी। तो होता क्या है कि व्हेन इंसेक्ट्स कम एंड सिट ऑन द लीफ, यहां पे इंसेक्ट आके बैठ गया, तो व्हाट विल इट डू कि जैसे इसको पता लगा कि कोई इंसेक्ट आ गया, इट विल क्लोज इट्स लिड and the insects will enter here inside it and they will get digested in the pitcher plant. यहाँ पे digestion start हो जाएगी। Hence we can say that कुछ ऐसे plants होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, दूसरे animals को खाते हैं। An example is the pitcher plant। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। The pitcher like और jug like structure, ये jug like structure हो गया, ये वाला। ठीक है, so the pitcher और jug like structure is the modified part of the leaf। ये क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि ये पिक्चर और लाइक और जग लाइक होता क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये जग लाइक ऐसे कुछ होता है, फ्रूट होता है। नो, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ ही फर्दर मॉडिफाई होके पिक्चर लाइक सब्सटेंस या पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इन द प्लांट। सो क्या होता है, इंसेक्ट्स विच आर ट्रैप्ड इन इट आर डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। डाइजेस्टिव जूसेस जैसे हमारे पेट में होते हैं बेटा, जब डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस होती है तो स्टमक में क्या होते हैं, देयर आर वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस विच आर रिलीज्ड इन द स्टमक। एंड उसी की वजह से जो सेम विद द केस ऑफ पिचर प्लांट्स आल्सो कि डाइजेस्टिव जूसेस विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द पिचर प्लांट, यहाँ पे इस जग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। समझ आया? तो ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं बेटा, जब ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को तो ये डाइजेस्ट करने लग जाते हैं दो स्मॉल इंसेक्ट्स। ऑलराइट, एंड वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो इंसेक्ट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां से ये पिचर प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, सो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। जैसे हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हर्बीवोरस बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोरस बोलते हैं, वैसे ही इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो देखो ये कितने तरीके हो गए मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्लांट्स के, अदर देन परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है बेटा सेप्रोट्रॉफ्स का, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हो गया, हमने पढ़ लिया अबाउट होस्ट, पैरासाइट, पैरासिटिक, फिर हमने पढ़ लिया है इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट खाते हैं। अब आ जाता है सेप्रोट्रॉफ, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, यू माइट हैव सीन दिस पैकेट्स ऑफ मशरूम इन द वेजिटेबल शॉप। आपने ऐसे देखे होंगे पैकेट्स बेटा मशरूम के, देखा है ना, शॉप्स में जब हम जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने तो आपको मशरूम के पैकेजेस मिलते हैं वहां पे। तो क्या है बेटा, सच फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, जैसे ये देखो, ये अम्ब्रेला लाइक पैच है ना, देखो यहाँ पे, तो सच अम्ब्रेला लाइक पैचेस यू माइट हैव सीन ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड। आपको ऐसे ही पैचेस आपको ग्राउंड पे भी मिलेंगे जो ग्रो करेंगे, एंड जनरली यू विल सी देम ग्रोइंग इन द रेनी सीजन। आपको रेनी सीजन में सबसे ज्यादा दिखेंगे ये, ठीक है, या फिर जहां पे वेट प्लेसेस हैं। सो लेट अस फाइंड आउट विद अ सिंपल एक्टिविटी। अब देखेंगे बेटा कि जो ये न्यूट्रिशन है इन केस ऑफ दीज मशरूम, जिसको मशरूम बोलते हैं, इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर्ड भी नहीं है, ऊपर से ग्राउंड पे भी ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे पॉसिबल है। ऑलराइट, तो एक्टिविटी कर लेते हैं बेटा। एक्टिविटी 1.2 फ्रॉम योर NCERT, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन देम विद वाटर। ब्रेड का आपने पीस लेना है जो आप मार्केट से लेके आते हो, उस पर आपने हल्का सा वाटर स्प्रिंकल कर देना है। ऑलराइट, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। ये देखो, ये जगह आपने नहीं मिस करनी बेटा, जो थोड़ी मॉइस्ट जगह हो या थोड़ी वार्म जगह हो, वहां पे आपने उस ब्रेड को रख देना है फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। जब तक उसमें फ्लफी पैचेस ना अपीयर करने लग जाएं, आपने तब तक उस ब्रेड को उस मॉइस्ट प्लेस पे रखना है। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब ये ऑब्जर्वेशन की बात है बेटा कि जब आपने उसको काफी दिन रख दिया है, देन यू गो एंड ऑब्जर्व दैट ब्रेड कि उस पे जो पैचेस आए हैं वो किस कलर के हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। किससे आपने वो पैचेस देखने हैं, आइदर थ्रू अ माइक्रोस्कोप और थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। ऑब्जर्वेशन लिखते हैं इसकी फटाफट। ऑब्जर्वेशन क्या रही है इस एक्टिविटी की, दैट आफ्टर कीपिंग द ब्रेड फॉर मेनी डेज अंटिल द पैच अपीयर्स, if you see it under the microscope or with the help of magnifying glass, you'll find out that green and black cotton thread like mold appear on the bread। कैसा appearance आ जाएगी, किस कलर की, green and black कलर के thread like mold, उसको क्या बोलते हैं, mold। This will start appearing on the bread and you will see cotton like threads spread on the piece of bread। ये इमेज देख लो बेटा, ये आपने फॉर एग्जाम्पल यही ब्रेड आपने रखा है फॉर सेवरल डेज एंड यहां पे यू विल सी कि ग्रीन कलर का जो है पैच अपीयर करने लग गया है, ग्रीन कलर का, ठीक है, दिस स्टार्ट्स अपीयरिंग ऑन दी ब्रेड। इसका मतलब क्या है, दैट इज अ फंगस, फंजाई। इस जो ब्लैक और कॉटन लाइक थ्रेड जो अपीयर करने लग जाता है ऑन दी ब्रेड, दैट इज कॉल्ड एज दी फंगस, या उसको हम बोलते हैं फंजाई। तो ये आपको नजर आएगा, या आप एक्टिविटी खुद भी कर सकते हो बेटा। इट इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी जो आपको, क्योंकि ब्रेड भी इजीली अवेलेबल होता है। यस, तो सिंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फंजाई, तो फंजाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फंजाई बेसिकली क्या होता है बेटा, फंजाई हैज अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टोटली डिफरेंट। इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, क्योंकि वो ब्रेड पे ग्रो कर रहा है, एंड ये ग्रो करेगा वहीं पे जहां से ये न्यूट्रिशन ले सकता है। ये भी आप सोच लो, क्योंकि ब्रेड जो है आपने कई दिन तक रख दिया, आप उसको खा नहीं रहे हो, मॉइस्चर वहां पे ऑलरेडी है, तो फंगस को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना टू ग्रो ऑन दैट ब्रेड। ऑलराइट, सो इट विल सिंपली ग्रो ऑन इट एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत सारे न्यूट्रिशन हो गए ना, बट कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि सेप्रोट्रॉफ्स ऐसे बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो जनरली डेड एंड डिकेइंग पे होता है। डेड एंड डिकेइंग कैसे, ब्रेड आपने रख दिया, अब ब्रेड तो डेड नहीं हो सकता ना, बट इट कैन डिके, सड़ तो सकता है। तो ब्रेड आपने अगर रख दिया और आप उसको कई दिन तक खा नहीं रहे हो, तो वो तो सड़ेगा। तो द थिंग विच इज डिकेइंग, ऐसी चीज जो सड़ रही हो बेटा, उस पे फंगस लग जाता है
एंड फंगस लगने का मतलब जो फंजाई है, इट शोज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इट मीन्स कि इट इज टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द थिंग विच इज आइदर डेड और इट इज डिकेइंग. या तो वो मर चुकी है और वो सड़ रही है. तो ऐसे टाइप की न्यूट्रिशन हो जाती है बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक डिफरेंट है, जिसमें आप बोलोगे कि मैम तो कसकटा भी तो ट्री पे ग्रो कर रहा था, बट बेटा दे बोथ आर नॉट डेड. वो जिंदा है दोनों, ट्री भी जिंदा है, कसकटा भी जिंदा है. तो दे आर इन अ म्यूचुअल छोड़ दो, वो तो उसके ऊपर बिल्कुल ही उसके घर पे ही रह गया है ना, और वहीं से न्यूट्रिशन ले रहा है. बट सेप्रोट्रॉफिक में डेड एंड डिकेइंग हो गया. समझ में आ रहा है? इंसेक्टिवोरस जो था उसमें इंसेक्ट ट्रैप हो रहे थे. तो देयर इज अ डिफरेंस. तो ये आपको समझना है, ठीक है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हु शो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके की न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा सेप्रोट्रॉफिक, उनको हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं. जिसमें आपका एग्जांपल आ गया है फंजाई. अब ये इमेज देख लो बेटा, ये ब्रेड है, इसको आपने कई दिन तक छोड़ दिया तो ये देखो इसके ऊपर पैचेस आ गए ना, ग्रीन और ब्लैक पैचेस. ये क्या है बेटा? ये फंजाई है, फंगस है. एंड इट इज शोइंग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिकॉज दिस ब्रेड इज डिकेइंग एंड दैट इज व्हाई दिस फंगस इज शोइंग दिस सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑन दिस ब्रेड. आ गया सभी को? ऑलराइट, नाउ लेट अस सी. फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स पे भी ग्रो कर जाता है. अगर पिकल्स देखो, अचार हमारे घर पे आता है और अचार कितने कितने दिन रह जाता है. तो लेट्स सपोज कि आप अचार यूज करना बंद कर दो और वो एक बॉटल में पैक्ड है एंड यू कीप इट फॉर मेनी डेज. तो व्हाट विल हैपन? फंगस विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द पिकल्स ऑल्सो. इट ग्रोज ऑन लेदर ऑल्सो. अगर उस पर पानी लग जाए और आप बहुत टाइम तक लेदर को आप क्लीन भी नहीं कर रहे हो, सो द फंगस विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द लेदर एज वेल. इट विल ग्रो ऑन क्लोथ्स ऑल्सो and other articles that are left in the hot and humid weather. ये नहीं भूलना है बेटा, फंगस वहां नहीं ग्रो करती जिसको आपने एकदम साफ सुथरा रखा है. ऐसी जगह जो हॉट एंड ह्यूमिड है, बहुत टाइम से आपने क्लीन नहीं की है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, फंगस वहीं ग्रो करेगा विच इज डेड एंड डिकेइंग, जो आप बिल्कुल एकदम खराब हो चुका है, गंदा है. ठीक है. सो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम तक अगर आपने छोड़ दिए इन मटीरियल्स को, सो फंगस विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट. नाउ अब बात आती है कि फंगस स्पोर्स आते कहां से हैं, है ना? कोई छोड़ के तो नहीं जाता होगा उनको. सो फंगस स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो एयर में प्रेजेंट हैं. तो उनको जैसे ही मौका मिला, जहां पे उनको गंदगी दिखी, wherever they will see anything decaying, they will start growing on it. ठीक है. So fungus spores are present in the air and grow on wet and warm things. हम बार बार hot and humid, warm and wet, हम बार बार ये पढ़ रहे हैं. तो ये कंडीशंस है बेटा, these are the suitable conditions for a fungus to grow. Now look at this image. ये इमेज में देखो बेटा, ये वॉल पे फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है. क्यों? क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड है, बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुआ है, और थोड़ा अगर इसमें यहाँ पे अगर पानी गिरने लग गया होगा यहाँ से, तो सिलन आ गई होगी फॉर एग्जाम्पल. सो यहाँ पे द फंगस विल स्टार्ट ग्रोइंग वेरी इजीली. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया. अब देख लेते हैं बेटा आगे और कैसी टाइप की न्यूट्रिशन होती है. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर and share both shelter and nutrients. This relationship is called as symbiosis. समझो बेटा, ये इमेज देखो, इस इमेज से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये ट्री है. ठीक है, ये ट्री है और यहां पे ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो अपने खुद खाना नहीं पका सकता. ठीक है, तो इनके रूट्स में आप देख रहे होगे कैसे हाथ मिला रहे हैं, दे आर शेकिंग हैंड्स. इसका मतलब क्या? ये आपस में डील कर रहे हैं. They are dealing among themselves कि तुम मुझे ये दो, तुम मुझे न्यूट्रिशन दो, तो मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करूंगा, है ना? गिव एंड टेक वाली बात. तो वो जो गिव एंड टेक है, एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात, दैट इज व्हाट इज सिम्बायोसिस. उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस. इसको आपने पैरासाइट से नहीं कंफ्यूज करना है. आप बोलोगे मैम तो पैरासिटिक में भी तो दोनों ही जिंदा थे, वो उसके ऊपर तो था ही, कसकटा तो ट्री के ऊपर था, तो हाउ कम इट इज नॉट सिम्बायोसिस? क्योंकि बेटा कसकटा प्लांट को कुछ दे नहीं रहा है. इट इज नॉट गिविंग दैट ट्री एनीथिंग, इट इज ओनली टेकिंग न्यूट्रिशन. वो सिर्फ वहां से न्यूट्रिशन ले रहा है, दे कुछ भी नहीं रहा. बट सिम्बायोसिस के केस में बेटा दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं. समझ में आ गया? इस वजह से इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर. देखो शेयरिंग की बात आ गई,
बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। एक उसको शेल्टर देता है, ये बड़ा वाला ट्री इसको शेल्टर दे देगा, छांव दे देगा, और ये इसको न्यूट्रिएंट्स दे देगा, है ना। तो ये क्या है, लेन देन वाली बात है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। एंड इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लाइकन्स बोलते हैं। ये जो आपको पैच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स। क्या बोलते हैं, लाइकन्स। सो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन है, ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर के प्लांट में बेटा क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर हो गया एल्गी, ये एल्गी हो गया, ये लाइकन्स हो गए। समझ में आया। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ये देखो, ये क्या है, लाइकन एक फंगस हो गया जिसके पास अपना तो कुछ फूड प्रिपेयर करने के लिए है नहीं, तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एल्गी। तो व्हाट इट डज इज, lichen is providing shelter to the algae and algae is providing nutrition। समझ में आ गया सबको। तो ये कैसा रिलेशन हमने पढ़ लिया, किस टाइप की न्यूट्रिशन पढ़ लिया हमने, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब अगले टॉपिक पे आ जाओ बेटा। अगला टॉपिक हमारा है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कि अभी तक तो हम यही बात किए जा रहे हैं कि भाई प्लांट्स न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो लिए ही जा रहे हैं, तो खत्म भी तो होता है बेटा, सॉइल में न्यूट्रिशन भी तो खत्म होता है। तो अब हम देख लेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में, इनको हम वापस कैसे ला सकते हैं, हाउ दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर्स बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आपने देखा होगा कि हम सॉइल में पिट प्रिपेयर करते हैं और फिर हम जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, एग शेल्स होते हैं एंड अदर थिंग्स विच कैन डिके, हम उसको एक पॉट में डाल देते हैं, पॉट कवर कर देते हैं, एंड कुछ टाइम बाद जब आप पॉट खोलोगे तो आपको क्या मिलता है, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी, सॉइल जैसा सब्सटेंस मिलता है, दैट इज मैन्योर। एंड उस मैन्योर के अंदर बेटा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी आप कोई प्लांट ग्रो करते हो तब उसमें या तो मैन्योर ऐड करते हैं, आइदर वी ऐड द फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स भी वही चीज होती हैं बट दे आर केमिकली प्रोड्यूस्ड, वेयर एज मैन्योर जो है उसको आप ऑर्गेनिक रखते हो, उसमें आप कुछ भी केमिकल ऐड नहीं करते हो, बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स दे आर टोटली केमिकली प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज। बट दोनों का काम वही होता है कि क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। क्योंकि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से जो चीज फॉर्म होगी बेटा, इट विल हैव इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो दैट इज वाई आपने देखा होगा फार्मर्स क्या स्प्रे करते हैं या क्या डालते हैं प्लांट्स में, आइदर दे विल ऐड मैन्योर्स और दे विल ऐड द फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। या तो आपने गार्डनर्स को देखा होगा वाइल गार्डनिंग दे यूज द सेम थिंग्स, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ पॉट्स। अब आपको समझ में आ गया कि ये क्यों किया जाता है, टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये हमें पता है। तो आपने मैन्योर डाल दिया, फर्टिलाइजर्स डाल दिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए, तो वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वाटर एंड मिनरल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो देयर अमाउंट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से इनका अमाउंट डिक्लाइन होता रहता है। क्यों? क्योंकि ऑन डेली बेसिस प्लांट्स जो हैं दे आर एब्जॉर्बिंग दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो बात तो वही है ना, आप कहीं से कोई चीज लेते जाओ तो खत्म होएगी। सेम इन द केस ऑफ सॉइल ऑल्सो। तो उस केस में हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स एड न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एटसेट्रा। ठीक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द नेम ऑफ मिनरल्स। जो वाटर एंड मिनरल्स हम पढ़ते हैं ना बेटा, वाटर सबको पता है H2O, मिनरल्स में आपके पास नाइट्रोजन आ गया, पोटेशियम आ गया, फॉस्फोरस आ गया, सोडियम आ गया। तो ये सब क्या है, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड दे हेल्प देम ग्रो। बाकी फोटोसिंथेसिस तो चल ही रही है। ठीक है। तो ये इमेज बेटा आपको शो कर रहे हैं कि हाउ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बीइंग एडेड इन द सॉइल, जहां पे आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? ऑल राइट।
तो क्योंकि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द चीफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होता है, तो नाइट्रोजन कहाँ अवेलेबल होता है बेटा? नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल प्लेंटी इन द एयर। एयर में नाइट्रोजन, आपको पता है ना नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होता है अगर एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अराउंड 78%। नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है हमारे एयर में, तो नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा है हमारे पास। बट मजबूरी ये है कि प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, व्हिच इज अगेन अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द टू द प्लांट्स एंड देन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आर प्रोड्यूस्ड। वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स को कैसे चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, तभी तो वाटर एंड मिनरल्स के थ्रू आएंगे। यूजेबल फॉर्म में चाहिए। समझ में आ गया? तो वो जो बैक्टीरियम था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं राइजोबियम। व्हाट डू वी कॉल इट एज? राइजोबियम। बैक्टीरियम, राइजोबियम। ये आप सोच लो बेटा, अगर आप इसमें कंटिन्यू करोगे साइंस में, आप जब भी पढ़ोगे एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करोगे कि नाइट्रोजन हमें फिक्स करना है, तो उसमें बेटा राइजोबियम का नाम आएगा ही आएगा, बड़ी क्लासेस में भी। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है हमें, राइजोबियम याद रखना है, ठीक है? सो द बैक्टीरियम राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहां से लिया है? एटमॉस्फेयर से लिया है। एटमॉस्फेयर कहां है बेटा? क्या एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया? एयर। राइजोबियम ने नाइट्रोजन कहां से लिया? एयर से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड कन्वर्टेड इट इनटू द यूजेबल फॉर्म। किस में कन्वर्ट कर दिया? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स। राइजोबियम अपना खाना नहीं बना सकता, ये बात समझ लो, बिकॉज इट इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, ये अपना खाना नहीं बना सकता, बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो ये कहां प्रेजेंट होएगा बेटा? रूट्स में, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहां पे होनी चाहिए? रूट्स में, तभी तो प्लांट्स अब्सॉर्ब करेंगे। समझ में आ रहा है? So rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other plants. ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट होता है? रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, सीरियल्स, पल्सेस के रूट्स में आपको राइजोबियम मिलता है, ये याद रख लो। तो ये जो आपको ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना बेटा रूट्स में, दीज आर दी राइजोबियम। इनको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। एंड राइजोबियम किस चीज में हेल्प करते हैं बेटा? राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस में हेल्प करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये बेटा बहुत फार्मर्स की भी बहुत हेल्प करते हैं। इस हिसाब से जो राइजोबियम है फार्मर्स की बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जहां पे ग्राम, पीज और मूंग फार्मर्स ग्रो करेंगे वहां पे बेटा राइजोबियम आ जाएगा एसोसिएशन में। एंड राइजोबियम क्या करके देगा? उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा, है ना? एंड उसके बदले में बैक्टीरिया को क्या प्राइस मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रहा है? तो ये एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ऐसे न्यूट्रिशन जो है वो टेक प्लेस करता है प्लांट के केस में। तो विद दिस बेटा यहां पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। यहां पे हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। तो इसमें बेटा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर ली है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात कर ली है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात कर ली है, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात कर लिया है, वी टॉक्ड अबाउट सिम्बायोसिस। तो एक साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं विद वेरियस इंपॉर्टेंट नेम्स दैट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर। तो नोट्स बेटा, नोट्स नहीं भूलने हैं, नोट्स तो साथ साथ बनाना ही बनाना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। थैंक यू सो मच।